फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी तक हम 4 पार्ट कर चुके हैं सिंप्लेक्स मेथड के, है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स करवाई थी और फिर हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था फुल फ्लेज कवर, जो कि मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, सॉरी मैक्सिमाइजेशन का। और आज मैं आपको मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन कराऊंगी फुल फ्लेज। तो इसमें ना पता है क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड जो हमारा चैप्टर है, हमारे पास एक मिनिमाइजेशन केस होता है जो कि आज करेंगे हम। एक मैक्सिमाइजेशन केस होता है। मैक्सिमाइजेशन केस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई हैं जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे ही ये वीडियो ज़्यादा लंबी जाने वाली है क्योंकि मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको। आई होप कि आपने पहले के पार्ट्स इसके देख लिए होंगे। तो इसमें ना जैसे मिनिमाइजेशन z लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा ये होता है, ये वाली चीज़, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट टू, ये 2 इक्वेशन गिवन है। फिर उसके बाद वेयर एज x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो ये चीज़ होती है हमारी, ये चीज़, इनको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं इनको। और क्योंकि इनका मुंह लेफ्ट साइड को खुला है साइन का, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, ठीक है। अगर जैसे हमने पिछले पार्ट में मैक्सिमाइजेशन केस किया था, तो उसमें जो साइन था, ये कंस्ट्रेंट था, वो ऐसे था, लेस देन इक्वल्स टू का। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन इसका। अभी जो हमारा सबसे पहला काम होता है ना, वो होता है स्लैग वेरिएबल ऐड करना, ठीक है। पहले हम स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था एक मैक्सिमाइजेशन का, उसमें हमने स्लैग वेरिएबल ऐड किए थे, है ना। जिसने भी देखी होगी वीडियो, पिछले पार्ट्स देखे होंगे ना, तभी क्लियर होएगा। ये ऐसे नहीं क्लियर होने वाला। ऑल्दो मैं पूरा फुल फ्लेज दोबारा से अच्छे से हर एक पॉइंट समझाऊंगी, बट स्टिल जब मैं कंपैरिजन करूंगी इस क्वेश्चन का, इस मिनिमाइजेशन क्वेश्चन का कंपैरिजन करूंगी मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन के साथ, तब आपको फिर वो चीज़ समझ नहीं आएगी। इसीलिए पिछले पार्ट्स देखो पहले, फिर आओ इस पार्ट पे। अब हमने ना मैक्सिमाइजेशन के केस में, ये ध्यान रखो, मिनिमाइजेशन केस करवा रही हूँ मैं आपको। मैक्सिमाइजेशन के केस में हमने स्लैग वेरिएबल ऐड किए थे, है ना, सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल। अब क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का केस है, तो इसमें स्लैग वेरिएबल तो ऐड होंगे ही होंगे, प्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड किए जाएंगे। देखो कैसे होंगे। मिनिमाइजेशन z, ठीक है, इज इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2। अभी मैं इसमें स्लैग वेरिएबल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है, स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्लैग वेरिएबल प्लस s1 प्लस s2 प्लस, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का केस है तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होएगा, प्लस a1 प्लस a2, ठीक है। अब जैसे कि ये x1 था, ये x2 था, इनकी वैल्यू तो मैंने लिख दी आगे, जो यहाँ पे गिवन थी 4x1 की और x2 की 6। अब इनकी भी तो खुद की कुछ वैल्यू होंगी, वो क्या होंगी? 0, 0
और इसकी आर्टिफिशियल वेरिएबल की m m। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखोगे आप, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पहले तो आपने ये क्वेश्चन वाली एज इट इज़ इक्वेशन चेक के लिख देनी है। उसके बाद अगर मिनिमाइजेशन, हाँ एक चीज़ और याद रखनी है आपने, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए सिंप्लेक्स का, उसमें ये चीज़ देखनी है, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है जी कोई बात नहीं, जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे ऐसे होने चाहिए, मतलब कि सारों का मुंह एक साइड होना चाहिए, सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होने चाहिए। ठीक है, हाँ अगर मान लो यहाँ पे मिनिमाइजेशन, जैसे मिनिमाइजेशन का केस है ये, और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का साइन दूसरी साइड होता, ऐसे होता है ऐसे, तो फिर वो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन बन जाता। वो चीज़ मैंने अभी आपको कराई नहीं, वो मैं अभी आगे कराऊंगी। ठीक है, पहले मैंने आपको मैक्सिमाइजेशन का केस बताया। मैक्सिमाइजेशन में जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे ना इक्वेशन के, जो हमारे साइन थे वो सारे ऐसे थे, इस साइड लेस देन इक्वल्स टू, मतलब कि उनका जो मुंह था वो राइट साइड को खुला था। अभी मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में जो ये कंस्ट्रेंट है वो सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो इनका मुंह है वो लेफ्ट साइड को खुला हुआ है। हर एक इक्वेशन में जो साइन है वो ऐसे ही होना चाहिए, दूसरे पास से नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, फिर वो मैंने अभी आपको समझाया नहीं, वो अभी मैं अगले पार्ट में कवर कराऊंगी। तो पहले आपको ये चीज़ इंश्योर करनी है कि ये सारे कंस्ट्रेंट इस साइड होनी चाहिए, तो वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है इसका मतलब। अभी सॉल्यूशन करते टाइम क्या किया मैंने, ये इक्वेशन लिख ली यहाँ पे। अब स्लैग वेरिएबल ऐड करने हैं, स्लैग वेरिएबल S1 S2। अच्छा, दो ही क्यों किए, वो चीज़ आपको आगे समझ में आएगी, या फिर वो चीज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको क्लियर होएगी। अभी मैं बता दूंगी मैं आपको जब आगे कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ याद रखनी है, मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड होंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू हमेशा m होएगी, हमेशा। ठीक है, स्टेप्स है ये याद रखने हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है कि भाई मुझे तो ये बताओ ये m का कैसे लिख दिया आपने, कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस याद रखने वाली चीज़ होती है ना, कई चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, याद करने वाली होती है कई चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, पहले भी बताया मैंने आपको बहुत बारी। स्लैग वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 जाएगी, आर्टिफिशियल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो m जाएगी। ठीक है, फिर आगे सब्जेक्ट टू, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, मिनिमाइजेशन का जो क्वेश्चन होगा और जिसके साइन इस तरफ को खुले होंगे, जिन साइनों का मुंह इस तरफ को खुला होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलते हैं इसे, उस क्वेश्चन में हम वो क्वेश्चन हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करना आपने, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। तो आगे सब्जेक्ट टू में ये पहली इक्वेशन लिखो यहाँ पे, x1 प्लस 2x2। ठीक है, फिर अब इसमें भी तो हमने स्लैग और आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करना है ना। तो जैसे हमने ऊपर किया था, तो इसमें कैसे होएगा, इस वाली इक्वेशन में मैं लिख रही हूँ, अभी समझाऊंगी बाद में, मैं एक बारी लिख देती हूँ। फिर उसके बाद ये जो साइन है अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू का, ये इक्वल टू में कन्वर्ट होके ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद अगली, पहले इस इक्वेशन को समझ लो कैसे आई। ये तो मैंने यहीं से उठा के लिखा है क्वेश्चन में से, x1 प्लस 2x2, x1 प्लस 2x2। उसके बाद जो स्लैग वेरिएबल आप यूज़ करोगे S1 और S2, तो आपने फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ये वाला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है अपना। सब्जेक्ट टू में
ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है हमारी सब्जेक्ट 2 में। तो फर्स्ट इक्वेशन है तो इसलिए हम S1 की जो वैल्यू है वो 1 रखेंगे, ठीक है, और S2 की 0 हो जाएगी क्योंकि S1 की 1 होगी। और आर्टिफिशियल वेरिएबल है जो पहला अपना आर्टिफिशियल A1 है उसकी वैल्यू भी 1 रखोगे और आर्टिफिशियल 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। और याद रखना है जो जहाँ पे स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, मतलब ये वैल्यू, जैसे जो जहाँ पे स्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी वो माइनस, उसके आगे जो साइन है वो माइनस का लगेगा मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखो, आ जाएगा समझ में। अभी मेरे को नेक्स्ट इक्वेशन लिखने दो। 3x1 प्लस x2, अभी इसमें कैसे ऐड होएगा स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल? इज इक्वल टू 75। अब देखो, अब ये क्योंकि सब्जेक्ट 2 की पहली इक्वेशन थी तो S1 हमने 1 रख दिया था और आर्टिफिशियल 1 था जो उसकी वैल्यू 1 रख दी थी। अब क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है तो इसमें हम जो S2 है उसको 1 रखेंगे और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल 2 है हमारा उसको 1 रखेंगे, क्योंकि हमने पहली इक्वेशन में S1 और A1 को 1 दिया था वैल्यू, है ना। तो अब ये क्योंकि सेकंड इक्वेशन है तो S2 की वैल्यू 1 होगी और A2 की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्लैग वेरिएबल 2 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे इसके आगे इसलिए माइनस का साइन लगा, ठीक है, और बाकियों की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही है आपको? इसमें S1 की वैल्यू 1 रखी और उसके आगे माइनस का साइन, इसमें S2 की वैल्यू 1 रखी क्योंकि ये दूसरी इक्वेशन हमारी और उसके आगे माइनस का साइन, और आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें 2 की 1 रखेंगे वैल्यू, और ये कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको आ रहा होगा समझ, ठीक है। और मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन कराया था ना जब मैंने, तो मैक्सिमाइजेशन के केस में ऐसा कुछ नहीं था, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होते ही नहीं। मैक्सिमाइजेशन के केस में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं होते और ये चीज़ नहीं ऐड होती। स्लैग वेरिएबल सेम ऐसे ही ऐड होते हैं, सेम ऐसे ही, पर जो साइन है वो अपना सबका पॉजिटिव रहता है मैक्सिमाइजेशन के केस में, ठीक है। तो इसीलिए मैं साथ के साथ आपको कंपेयर करके बता रही हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता रहे। फिर आगे क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे। हाँ, अभी मैं आपको जो बात बता रही थी, यहाँ पे मान लो एक और इक्वेशन होती क्वेश्चन में ही, सब्जेक्ट टू में अपने पास सिर्फ ये 2 इक्वेशन है। मान लो एक इक्वेशन और होती, यहाँ पे एक इक्वेशन और आती, तो हम क्या लेते, अब यहाँ पे S1 हमने 1 लिया, S2 हमने 1 लिया क्योंकि दूसरी इक्वेशन है, तो फिर तीसरी इक्वेशन में हम S3 1 लेते और आर्टिफिशियल तीसरा जो आर्टिफिशियल है A3 उसको 1 लेते, तो फिर हमारा यहाँ पे -1 S1 प्लस 0 S2, इसके साथ साथ प्लस 0 S3 भी आता और यहाँ पे 0 A3 भी आता, ठीक है। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी कि भाई कितनी इक्वेशन है तो हमने कितना ये लेना है। 2 इक्वेशन थी तो मैंने फिर ये S1 S2 और A1 A2 ही लिया, A3 S3 नहीं लिया, इसलिए क्योंकि 3 इक्वेशन हमें नहीं दी हुई इसमें, तो वो चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। अभी टेबल में आप फर्स्ट कॉलम में क्या लिखोगे, बेसिक वेरिएबल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, स्पेस की कमी है। बेसिक वेरिएबल, उससे अगला कॉलम होगा आपका सॉल्यूशन वेरिएबल, ठीक है। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद x1 x2
x3 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में x1 और x2 ही है। यहाँ पे देखना है सॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट है अपना, ये यहाँ तक क्वेश्चन है, इससे ऊपर, ठीक है, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में x1 x2 लिख दिया जी, x1 x2 उसके आगे s1 स्लैग वेरिएबल 1, फिर s2, फिर a1, फिर a2 और लास्ट में मिनिमम रेशो। ठीक है, ऐसे आपका ये टेबल बनेगा। बेसिक वेरिएबल हमारे कौन से होते हैं? बेसिक वेरिएबल होते हैं जो हमने इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं, उसको हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल तो दो ही हैं, a1 और a2, लिख दो जी इसके नीचे। आपको याद हो जब मैंने मैक्सिमाइजेशन केस समझाया था आपको, उसमें क्योंकि वो मैक्सिमाइजेशन केस था तो आर्टिफिशियल वेरिएबल तो उसमें ऐड होने ही नहीं थे, तो उसमें हमने यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में स्लैग वेरिएबल लिए थे, s1 और s2। ठीक है, ये मिनिमाइजेशन का केस है, इसमें हम यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में s1 s2 नहीं लिखेंगे, a1 a2 लिखेंगे। ठीक है, याद रखनी है ये चीज़ आपने। सॉल्यूशन वेरिएबल कौन से होते हैं हमारे? ये वाले, इज इक्वल टू के बाद वाले, ये कंस्ट्रेंट के बाद वाले, इसको सॉल्यूशन वेरिएबल बोलते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको यही चीज़ सिखाई हुई है कि बेसिक वेरिएबल किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन वेरिएबल किसको बोलते हैं, यही टर्म्स बताई हुई हैं। तो ये लिख दो, सॉल्यूशन वेरिएबल 80 और 75। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है। x1 की वैल्यू यहाँ से देखो, यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को नहीं छेड़ना हमने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से जब लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी हमने सिर्फ इन दो इक्वेशन में से वैल्यूज उठानी है, क्योंकि पहली इक्वेशन है ना a1 वाली, तो x1 कितना है हमारा 1, x2 की वैल्यू कितनी है 2, लिख दो जी। s1 की वैल्यू कितनी है 1 नहीं -1, क्योंकि इसके आगे माइनस है, तो -1। फिर s2 की 0, फिर a1 की 1, a2 की 0। ऐसी अगली में x1 3 है, x2 1 है, s1 0, s2 अब इसमें -1 है, उसमें s1 में था -1, a1 0 है अपना और ये a2 1 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके आगे क्या करना है आपने? अगला स्टेप, अब यहाँ पर ऊपर हम CJ निकालते हैं। हालांकि मैं ये सारी चीज़ आपको पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में करा चुकी हूँ, एक पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन में। अगेन मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि वो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था और ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, तो चेंजेस हैं। देखो वैसे तो सेम चलेगा, पर जो जहाँ जहाँ चेंजेस होंगे मैं वहाँ आपको साथ के साथ बता रही हूँ। जैसे कि मैंने इसमें आपको बताया था वेरिएबल्स ऐड करते टाइम की, उसमें हम आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, और वो भी उनकी जो साइन होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं। ठीक है, अभी इसमें जो चेंजेस होंगे ना, मतलब कि क्या चीज़ हम मैक्सिमाइजेशन में करते थे, क्या चीज़ इसमें नहीं करते, तो वो मैं चीज़ आपको बताती जाऊंगी साथ के साथ। ठीक है, वैसे तो सेम ही है। देखो क्वेश्चन मिक्स कंस्ट्रेंट का भी ऐसे ही होना है, मैक्सिमाइजेशन का भी ऐसे ही होना है, मिनिमाइजेशन का भी ऐसे ही होना है। कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं बस। उसमें भी तो हमने सेम यही चीज़ की थी। CJ निकालना है, CJ x1 की वैल्यू देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, अभी इस वाली इक्वेशन से वैल्यू उठानी है हमने। x1 4 है, इसके ऊपर 4 लिख दो, x2 6 है, और यहाँ पे s1 0 है, s2 भी 0 है, 0 0, a1 a2 की वैल्यू है m, ऐसे ही यहाँ पे भी लिख दो। a1 a2 की वैल्यू अगेन वही mm। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है हमने? यहाँ पे लगानी है आपने ऐसे लाइन ZJ निकालेंगे। अब हम ZJ कैसे निकलेगा?
ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, m इंटू 80 प्लस m इंटू 75, कितना आएगा ये 155m। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, तो 155m आ जाएगा हमारा। ऐसे ही m इंटू 1 प्लस m इंटू 3 4m, m इंटू 2 प्लस m इंटू 1 3m। अब m इंटू -1 है, m को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -m आ जाएगा, फिर प्लस m इंटू 0, मतलब कि बीच में प्लस का साइन है, और उस देखो ऐसे है ना अपना ये m इंटू -1 फिर प्लस m इंटू 0, ये है ना। तो m इंटू -1 माइनस m आ जाएगा, फिर ये m इंटू 0, ये तो 0 आएगा, पर यहाँ पे क्या आएगा अपना -m। फिर ऐसे आगे करोगे, इसका भी -m, इसका m इंटू 1 m, आगे 0 है, इसका भी m आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ zj निकल गया, कुछ नहीं करना, ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये, ऐसे करके हमारा zj निकल जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है cj माइनस zj, cj माइनस zj। इसको खुला खुला मैंने इसलिए लिखा, क्या कह रहा है cj माइनस zj, कह रहा है cj में से zj माइनस करना है। ये हमारा cj है ना, ये देखो ये हमारा cj है और ये नीचे वाला zj है, तो ये चीज़ इसमें से माइनस करके यहाँ लिखनी है 4 माइनस 4m। अब 4 माइनस 4m हो तो सकता नहीं माइनस, क्योंकि इसके आगे m है नहीं और इसके आगे m है, तो आप इसको एज इट इज़ लिख दो 4 माइनस 4m। 6 माइनस 3m, क्योंकि ये माइनस नहीं हो सकते ना, एक के पीछे m है, एक के पीछे नहीं है। 0 माइनस 0 माइनस माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस m आ जाएगा अपना, है ना। ये ऐसे है ना, पेंसिल के साथ लिख देती हूँ 0 ये वाला कैसे था 0 माइनस माइनस m, ऐसे था ये, तो ये 2 बारी माइनस आ गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस m आएगा। 0 माइनस माइनस m, अगेन वही सिचुएशन, m आ जाएगा पॉजिटिव में, m माइनस m 0, m माइनस m अगेन 0। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या है अपना, अब इसकी हमें ना वैल्यू नहीं पता चल रही, इसकी तो पता चल रही है 0 0 है, तो अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे cj माइनस zj की। अभी आपने क्या करना है, एज्यूम कर लेना है m को, कुछ भी m को ना कुछ भी एज्यूम कर लेना, कुछ भी। मान लो मैंने m की वैल्यू 100 ले ली, आप कुछ भी ले सकते हो, 10 20 30 40 1000 10,000, कुछ भी। m की वैल्यू ले ली मैंने 100, अब मैं इसमें ना पुट कर दूंगी m की वैल्यू, सो डैट मेरे को इनकी एक बारी फिगर पता चल जाए कितने कितने हैं ये। इसकी 4 माइनस 4m, m की जगह मैंने 100 पुट कर दिया, 4 माइनस 400, ये आ जाएगा आपका माइनस में 396। नेक्स्ट इसकी भी निकाल लोगे, क्या ये 6 माइनस 3m है, इसकी वैल्यू पुट करो, 6 माइनस 3m 100 लिया हमने, माइनस का 294, है ना।
मतलब कि ये वाली चीज़ अपनी ये है और 6 - 3m इतना आया। अभी ध्यान से मेरी बात सुनो, हमें पता है कैसे चलेगा कि हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया या अभी हमने आगे सॉल्व करना है। देखो वो चीज़ कैसे पता चलेगी, कीप इन माइंड मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है ये। मिनिमाइजेशन के केस में जब आपका Cj - Zj पॉजिटिव या ज़ीरो आ जाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो ये वैल्यू नेगेटिव में आई हुई है हमारी। अभी आपको यहाँ से बेशक पता नहीं चल रहा कि ये वैल्यू नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, पर अभी जैसे हमने वैल्यू पुट की ना तो हमें पता चला ये नेगेटिव में है। देखो हमारी वैल्यूज़। तो जब हमारा मिनिमाइजेशन के केस में जब हमारा ये Cj - Zj ज़ीरो या फिर पॉजिटिव दोनों भी हो सकते हैं, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। मतलब कि 0 0 0 0 भी हो सकता है यहाँ पे Cj - Zj, और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में भी हो सकती है, या फिर उनका मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे ये 2 0 आ गई और यहाँ पे हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। पर देखो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव में आ रही है, तो अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसको आगे सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे हम, नेगेटिव में जो डिजिट वाइज बड़ी वैल्यू है, डिजिट वाइज जो हाइयर है, देखो सिंपल सी बात है, मिनिमाइजेशन के केस में Cj - Zj में से पहले आपने नेगेटिव वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, पहले तो आपने ये देखना है कि मेरी वैल्यू सारी पॉजिटिव और ज़ीरो आ गई। अगर पॉजिटिव और ज़ीरो आ गई तो क्वेश्चन ख़त्म। अगर नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव में से पहले तो आपने ये चूज़ कर लिया कि भी मेरी एक तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली -396 आया इसका आया -294। ठीक है, ये तो पॉजिटिव में आपने दोनों m, तो माइनस नेगेटिव वैल्यू देख ली। अब नेगेटिव वैल्यू में मुझे सिंपल सा कोई वो मैथ का रूल नहीं लगाना। ठीक है, डिजिट वाइज देख लो कौन सी बड़ी वैल्यू है। 396 है ना बड़ी, तो इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको मतलब ये वाला, ये हमारा एंटरिंग कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हमारा एंटर करेगा। ऐसे। और याद है मैक्सिमाइजेशन के केस में क्या रूल था? मैक्सिमाइजेशन के केस में ये रूल था कि अगर आपका Cj - Zj नेगेटिव और ज़ीरो आ जाए तो आपका क्वेश्चन ख़त्म। इसके उल्टा था बिल्कुल। मतलब कि वहाँ मैक्सिमाइजेशन के केस में अगर आपकी Cj - Zj की वैल्यू नेगेटिव और ज़ीरो आ रही है तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, आपका क्वेश्चन ख़त्म। पर मिनिमाइजेशन के केस में, यानी कि इस केस में, जब आपकी ये Cj - Zj की वैल्यू पॉजिटिव और ज़ीरो में आती है तब आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। बिल्कुल उलट है एक दूसरे की। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। जैसे अपन चैटिंग करते हैं ना व्हाट्सएप पे, उस लैंग्वेज में आप इस चैप्टर के ऊपर चाहे लिख भी लो ये चीज़ कि भाई मैक्सिमाइजेशन के केस में हमारा क्वेश्चन तब ख़त्म होएगा जब Cj - Zj की वैल्यू सारी ज़ीरो या नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, तब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव हो जाता है। पर मिनिमाइजेशन के केस में जब हमारी ये वैल्यूज़ पॉजिटिव और ज़ीरो आएंगी तब हमारा क्वेश्चन ख़त्म होएगा। अब क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रही है तो हमें आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंटरिंग कॉलम हो गया। अभी मिनिमम रेशो निकालेंगे। ठीक है, मिनिमम रेशो कैसे निकलेगी? ये जो सॉल्यूशन वेरिएबल है ना, और ये जो अपना एंटरिंग कॉलम हुआ है, एंटरिंग कॉलम, इससे डिवाइड कर देंगे। सॉल्यूशन वेरिएबल को इससे डिवाइड कर देंगे। एंटरिंग जो हुआ है हमारा कॉलम 80 / 1,
80। 75 डिवाइडेड बाई 3 25। ठीक है। अब मान लो अगर मेरा x2 कॉलम एंटरिंग होता, जैसे कि ये एरो इस पे आया ना, मान लो कि x2 पे आता, तो फिर हम 80 डिवाइडेड बाई 2 75 डिवाइडेड बाई 1 करके यहाँ लिखते। जो भी एंटरिंग कॉलम होगा उससे डिवाइड कर देना है, सॉल्यूशन वेरिएबल को उससे डिवाइड करना है, राइट। अब ये मिनिमम रेशो है, यहीं से आप याद रख लो। मिनिमम मतलब क्या होता है? कम, मतलब कि मिनिमम रेशो। मिनिमम मतलब कम। अब इन दोनों में से जो मिनिमम है वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वो रो एंटरिंग रो बन जाएगी हमारी। अब इन दोनों में से छोटा कौन है? 25। जैसे इसमें सिलेक्ट किया था ना, ऐसे इसमें सिलेक्ट कर लेंगे मिनिमम जो होता है उसको। और ये अपनी बन गई एंटरिंग रो, ये रो एंट्री कर रही है, राइट, ये वाली। अभी देखो ये वाली रो एंट्री कर रही है हमारी और ये वाला कॉलम एंट्री कर रहा है, तो ये बीच में आ गया ना, देखो आ रहा है ना ये बीच में। इसको अपन बोलते हैं की एलिमेंट, राइट, ये इसको की एलिमेंट बोलते हैं। और जो इसके ऊपर वाली रो है जो कि हमारी सिलेक्ट नहीं हुई, जो हमारी एंटरिंग रो नहीं है, उसको इस वाले ये जो बॉक्स है इसको हम बोलेंगे टिक एलिमेंट। ये बीच में आया ना अपना, तो ये हो गया की एलिमेंट। मतलब पता होनी चाहिए ये चीज़, थ्योरी में भी पूछ लेते हैं और वैसे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम पता होनी चाहिए। और ये टिक एलिमेंट बोलते हैं इसे। मान लो यहाँ पे A1 A2 A3 और होता, मान लो अगर A3 और होता तो फिर उसका भी एक यहाँ पे होता, x1 की वैल्यू होती उसकी भी, उसको भी टिक एलिमेंट बोलते हैं। की एलिमेंट एक ही होता है जो ये बीच में आता है। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो आया नहीं। आगे सॉल्व करेंगे, आगे टेबल बनाएंगे और सेम यही चीज़ करेंगे। तब तक करेंगे जब तक हमारा Cj माइनस Zj पॉजिटिव, Cj माइनस Zj की वैल्यू सारी पॉजिटिव और ज़ीरो में नहीं आ जाती। अब इसमें ना, चलो मैं बना लेती हूँ पहले टेबल। बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वेरिएबल, x1 x2 s1 s2 और A1, और फिर से उसके बाद मिनिमम रेशो। जो A2 है ना, A2 उसको उड़ा देना है, उस A2 वाले कॉलम को उड़ा देना है। क्यों उड़ाना है? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी रो ये सिलेक्ट हुई है, जो रो एंटर हुई है वो A2 की हुई है ना A2 की, तो इसीलिए नेक्स्ट टेबल में ये वाला कॉलम हमारा ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल में क्या लिखोगे? A1 एज इट इज़, और यहाँ पे A2 नहीं लिखोगे। जो कॉलम आपका सिलेक्ट हुआ है, कौन सा कॉलम सिलेक्ट हुआ है? x1, तो यहाँ पे ये x1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मिनिमाइजेशन के केस में जो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे यहाँ पे रो में सिलेक्ट होते हैं, मान लो अगर ये वाली रो सिलेक्ट हुई होती ऊपर वाली A1, तो हमारा A1 एलिमिनेट हो जाता। यहाँ पे A1 की जगह सीधा सा A2 आ जाता। मतलब कि जो आपकी रो एलिमिनेट हो रही है, A1 हो रही है तो A1 एलिमिनेट करोगे नेक्स्ट टेबल में, और अगर A2 हो रही है तो A2 एलिमिनेट करोगे। और कॉलम में जो आपका ये सिलेक्ट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे x1, तो ये A2 की जगह यहाँ पे x1 आ जाएगा, राइट। अब वैल्यूज़ देख लो कैसे निकालनी है। इस टेबल में तो मैंने ऊपर से उठा के लिख दी थी वैल्यू, इस वाले टेबल में मैंने यहाँ से वैल्यूज़ उठा के लिख दी थी, है ना। इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यूज़ न्यू। पहले तो हम वैल्यू निकाल लेंगे उस रो की जो रो हमारे पिछले टेबल में सिलेक्ट हुई है, A2 हुई है ना, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे।
चलो भाई, अब पता चल गया आपको, हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, हमारी जो रो एंटरिंग हुई थी वो A2 हुई थी, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकलेगी हमेशा। कैसे? फॉर्मूला है ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ न्यू रो हमारी ये वाली है जो अभी हमने निकालनी है, इसकी वैल्यू निकलेगी ओल्ड वैल्यू मतलब ये वाली हमारी जो पुरानी वैल्यूज थी, इसको डिवाइड करना है की एलिमेंट से। तो मैंने बताया आपको की एलिमेंट ये बीच वाला है, तो 75 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे करके आप यहाँ पे वैल्यूज निकालोगे। फिर 3 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे करके, क्योंकि की एलिमेंट से हमने डिवाइड करना है। तो 75 डिवाइडेड बाय 3 25, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, उसके बाद x2 में लिखना है हमने 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 1/3 आ जाएगा, है ना। फिर 0 डिवाइडेड बाय 3 0, उसके बाद -1 डिवाइडेड बाय 3, फिर 0 डिवाइडेड बाय 3 0। A2 तो ख़त्म है, इसको तो हमने करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं इसका कुछ हमने। फिर A1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? A1 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास न्यू वैल्यू ऑफ ओल्ड रो माइनस न्यू वैल्यू ऑफ न्यू रो इनटू टिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे पुट किया, और ये हमारा टेबल है। यहाँ पे हमने ना A1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा पुराना टेबल है, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, और मैंने फॉर्मूला अगले पेज पे लिख दिया। तो अब देखो क्या कह रहा है ये फॉर्मूला, न्यू वैल्यू ऑफ ओल्ड रो की वैल्यू चकनी है। ओल्ड रो ये है। अब देखो यहाँ पे A2 है, A2 मतलब कि x1 हो गया आगे जाके हमारा, है ना, क्योंकि ये एंटर कर रहा था कॉलम। तो इस रो को तो छोड़ दो, इसकी तो वैल्यू निकल चुकी है, A1 की निकालनी है ना, A1 की वैल्यू निकालनी है। तो न्यू वैल्यू ऑफ ओल्ड रो में से वैल्यू चको 80, फिर माइनस का साइन, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, न्यू वैल्यू ऑफ न्यू रो, नई रो की नई वैल्यू। अब नई रो तो हमने ये निकाल लिया, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू लेनी है आपने 25, इनटू टिक एलिमेंट, मल्टीप्लाई किससे करना है? टिक एलिमेंट से। अब A1 का टिक एलिमेंट कौन सा है? ये वाला, है ना, बताया था ना मैंने, ये जो बीच वाला होता है ये की एलिमेंट होता है, और उसके जो ऊपर नीचे होते हैं वो टिक एलिमेंट होते हैं, उसी कॉलम में जो उसके ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि ये ऊपर है, तो ये टिक एलिमेंट हो गया हमारा, राइट। A1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो A1 का ही टिक एलिमेंट लेंगे 1, तो ये सेम रहेगा हमारा हर उसमें। ठीक है, अभी सभी की ऐसी निकाल लोगे आप वैल्यू, मतलब कि पहले हमने पुरानी रो से वैल्यू चकनी है, 80 ले ली, उसके बाद 1 माइनस, फिर न्यू रो से उठानी है 1, पहले 25 ली थी, फिर इनटू में टिक एलिमेंट विल रिमेन सेम। तो ऐसे ऐसे पता है क्या, बार बार ना फॉर्मूला देखना पड़ता है। मैं तो क्या करती हूँ, क्वेश्चन करते टाइम मुझे ये पता लग गया कि ये वाली जो है ना ये पुरानी वैल्यू चकनी है, तो यहाँ से मैं सीधा लिख लेती हूँ ऐसे 81 2 -1 0, फिर 1, फिर 0, 2 -1, फिर ये 0, फिर ये 1 और फिर 0, माइनस 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 माइनस,
अभी न्यू वैल्यू उठानी है मैंने, न्यू वैल्यू मैंने अभी ये निकाल लिया। देखो ये न्यू रो से उठानी है, 25 ले लिया था, अभी 1 भी ले लिया था, फिर 1/3, फिर 0, फिर -1/3, फिर 0। अब मैंने क्या मिस्टेक की, जब मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई इस वाली से A1 से, तो मैंने ये लास्ट में A2 की भी वैल्यू यहाँ पे लिख दी, पर A2 तो एलिमिनेट ही हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनटू अपना टिक एलिमेंट। इसको सॉल्व कर लो। अभी ये क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, सॉल्व करके जो आएगा आप सॉल्व कर लेना। और यहाँ पे 1, तो ऐसे निकलेगी हमारी A1 की वैल्यू। ठीक है, अभी जो वहाँ निकली है वो मैं जस्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, 55, 0, 1 और ये 1। ठीक है, यहाँ से ये उठा के मैंने बस यहाँ पे लिखी है A1 के रो में। अब इसमें फिर वही सेम चीज़ हम दोबारा से करेंगे, CJ लिख दो यहाँ पे, x1 वही सेम ऊपर वाला ही चलेगा हमारा, 4, x2 6, s1 0, फिर s2 0 अगेन, A1 m, A2 तो ख़त्म ही हो गया, A1 m यहाँ से ऊपर से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से उठानी होती है हमने ये वैल्यू। A1 m है और x1 की वैल्यू लिखोगे आप यहाँ पे, x1 कितना है हमारा 4। अभी CJ यहाँ पे लाइन लगेगी, पहले आप निकाल लोगे ZJ, उसके बाद निकलेगा हमारा CJ माइनस ZJ। ZJ कैसे निकलेगा, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। ठीक है, वो पहले मैं टेबल में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट लिख रही हूँ, 55m प्लस 29। अभी नेक्स्ट में भी ये इंटू ये, m इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, 4। फिर नेक्स्ट भी ऐसी करके देख लेना, साइड में अपनी कैलकुलेशन साथ के साथ और मैच करते रहना, ये इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा 5/3m प्लस 4/3। फिर नेक्स्ट माइनस m आ जाएगा, फिर ये 1/3m माइनस 4/3 यहाँ पे m। ठीक है, फिर CJ माइनस ZJ, CJ हमारा ये रहा ऊपर और ZJ अभी हमने निकाला, तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख दो, 4 माइनस 4 0, ये माइनस ये, दिस माइनस दिस। अभी इसको करने में ना आप गलती करोगे, इसलिए मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, 6 माइनस ये वाला है ना, 5/3m प्लस 4/3। अभी आप क्या करोगे, आप में से कई बच्चे क्या करेंगे, इसको ना ऐसे सॉल्व करने लग जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 6 माइनस ये वाली चीज़ है ना, तो यहाँ पे लगेगा ब्रैकेट और इसके होंगे साइन चेंज। सिक्स माइनस 5/3m माइनस प्लस माइनस, पता ही है बाहर माइनस और अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 3 1 3 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 माइनस, ये तो सिंपल कैलकुलेशन आती है आपको, बस मैंने यही पॉइंट बताना था कि ब्रैकेट लगेगा, अंदर साइन चेंज होंगे, उसकी वजह से फिर आपका डिफरेंस आता, अगर आप ब्रैकेट ना लगाते ना, साइन का डिफरेंस आता और आंसर भी गलत, वैल्यू भी गलत आती।
ठीक है, ये आया हमारा यहाँ पे वैल्यू। फोर्टीन माइनस 5m/3। अब ये 0 माइनस माइनस m, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद फिर अगेन आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, 0 माइनस ये चीज़, अगेन सेम वैसी ब्रैकेट लगा के, क्योंकि माइनस आगे आगे, और इसको सॉल्व करके आएगा -m+4 डिवाइडेड में 3 और m माइनस m 0। अगेन आपकी Cj माइनस Zj की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई, इसमें से देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब m की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू एज्यूम करके इसकी वैल्यू निकाल लो, और फिर इसमें से जो डिजिट वाइज, नेगेटिव में जो डिजिट वाइज हाईएस्ट होगा वो एंटरिंग कॉलम बन जाएगा हमारा। अभी पहले m की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। m की ना हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी। मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, 14 माइनस 5m/3 और एक ये वाली। तो इनमें m की वैल्यू 10 पुट करके मुझे सॉल्व करके देखना है कि क्या आ रहा है, सो डैट मैं कॉलम को एंटर कर सकूं। 14 माइनस 5m डिवाइडेड में 3, m की वैल्यू 10 पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, करके देख लेना अपना सॉल्व, ठीक है। इसकी आगे -12 और एक वैल्यू और है हमारी -m+4/3। m की वैल्यू 10 पुट करी, ये आ गया -2। अब कौन सा लेना है, नेगेटिव में जो डिजिट वाइज हाइयर है, डिजिट वाइज हाईएस्ट कौन सा है, 12, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू थी हमारी, ये वाली 14 माइनस 5m/3। तो ये एंटरिंग बनेगी, इसका एंटरिंग कॉलम बनेगा यहाँ पे, ये है ना, ये सबसे नेगेटिव में से सबसे हाईएस्ट है डिजिट वाइज। तो अगेन फिर से वही प्रोसेस, ये बन गया एंटरिंग कॉलम। मिनिमम रेशियो निकाल दो। अब आप कैसे निकाल लोगे, सॉल्यूशन वेरिएबल डिवाइडेड बाय जो कॉलम एंटर हुआ है, 55 डिवाइडेड बाय दिस 33 आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 1/3 75। फिर इन दोनों में से जो मिनिमम है वो ले लेंगे, 33 इज मिनिमम। ये बन गई हमारी एंटरिंग रो। राइट, अभी यहाँ पे हमारा x2 आया ना। अब नेक्स्ट टेबल में, जैसे कि इसमें हमने a2 एलिमिनेट किया था ना, इसको उड़ा दिया था ना, क्यों, क्योंकि a2 यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे देखो a1 आ गया रो में, तो a1 को हम ख़त्म कर देंगे अगले टेबल में, और यहाँ पे इसी रो में a1 की जगह x2 आ जाएगा, क्योंकि x2 कॉलम एंटर कर रहा है। अगेन वही सब चीज़ें, बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वेरिएबल, फिर ये x1 आ जाएगा, x2 कॉलम कम बनाए हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 बनने चाहिए, इसी में ही बना देते हैं। x2 के बाद s1
S1 का बड़ा बन गया S2 और A1 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये A1 वाली रो हमारी एंटरिंग रो बनी हुई है, तो A1 वहाँ से ख़त्म। यहाँ पे मिनिमम रेशो, ठीक है। अब बेसिक वेरिएबल यहाँ देखो, यहाँ पे एंट्री ये हुआ है ना, तो ये x2 इसकी जगह आ जाएगा A1 की जगह, तो यहाँ पे हम x2 लिखेंगे और नीचे x1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रो में चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाली रो में चेंज हुआ है। अब फिर से वही प्रोसीजर, वही वैसे ही इसकी वैल्यूज़ निकालनी है जैसे इसकी निकाली थी। ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ओल्ड वैल्यू हमारी, अभी हमने जो वैल्यू निकालनी है ना, वो इस रो की निकालनी है, इस वाली की जो एंटरिंग हो रही है, जो रो एंटर कर रही है उसकी निकालेंगे, यानी कि इसकी। तो ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, तो इसमें की एलिमेंट कौन सा है, ये है इसमें की एलिमेंट, क्योंकि ये बीच में आ रहा है और ये अपना टिक एलिमेंट है ना, ये रो और कॉलम के बीच में आ रहा है ना, तो इसलिए ये की एलिमेंट और बाकी ऊपर नीचे वाले टिक एलिमेंट होते हैं। अब ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, ये डिवाइडेड बाय ये यहाँ लिखोगे तो ये आ जाएगा 33, 0 डिवाइडेड बाय ये 0, इसको इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा आपका, फिर 1 डिवाइडेड बाय दिस, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू गलत लिखी है, ये मैंने कैसे निकाली थी A1 की, ये A1 है ना, A1 की वैल्यू यहाँ पे -1 आएगी, ये देखो। तो ये थोड़ा पजल सा है तो कैलकुलेशन मिस्टेक होना नॉर्मल बात है, मेन चीज़ है कंसेप्ट आना चाहिए और कैलकुलेशन करनी है ध्यान से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये 0 बन जाएगा और ये आएगा -1, ठीक है, तो ये -1 आएगा यहाँ पे। तो अभी S1 का कैलकुलेट कर रहे थे हम, S1 -1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, तो ये -3/5 आ जाएगा, फिर 1, सॉरी ये तो एलिमिनेट हो गया, S2 की निकालनी है अभी, तो 1/3 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, इसको 1/3 को इससे डिवाइड करोगे तो 1/5, ठीक है। x1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, ऐसे, x1 फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं, डायरेक्ट वैल्यूज निकाल रही हूँ। क्या करना है हमने, पुरानी वैल्यू लेनी है यहाँ से, ठीक है, 25, 1, 1/3, 0, -1/3, और A1 की तो लिखनी ही नहीं क्योंकि A1 एलिमिनेट हो गया, फिर लगाना है माइनस 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 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला ना याद रखना है ये। इसमें भी तो ऐसे ही किया था हमने, पुरानी रो की वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे नई रो की वैल्यू और यहाँ पे टिक एलिमेंट, सेम इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे। ये पुराने टेबल में से x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो x1 की निकाल रहे हैं, तो यहाँ से पुराने टेबल में से x1 की वैल्यू लिख ली मैंने, फिर क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस लगाया, उसके बाद नई जो रो है उसकी वैल्यू लिखोगे 33, 0, 1, -3/5 और 1/5 इनटू में टिक एलिमेंट। अब x1 का टिक एलिमेंट कौन सा है, ये 1/3, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो, कैलकुलेशंस तो आप कर ही लोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ,
ध्यान से करना है ये कैलकुलेशंस, इसमें मिस्टेक हो जाती है, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अपनी निकाल के चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशंस के साथ। ऐसी बात नहीं है, मेरी भी मिस्टेक हो सकती है, मेरी में भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पे अब -1 आना था, मैंने 1 लिख दिया था। अभी ये x1 की वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू उठा के आप इसमें डालो, 14 1 0 1/5 देन -2/5। फिर अगेन वही चीज़ इसके ऊपर वो लिखना, x1 की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन बोल रहे हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में से लिखी थी ना हमने ये वैल्यू ऊपर वाली उठा के, तो सेम इसकी भी ऐसे ही लिख दो। यहीं से देख लो या फिर ऊपर से देख लो, एक ही बात है। x1 के ऊपर 4, x2 के ऊपर 6, s1 के ऊपर 0, s2 के ऊपर 0, और यहाँ पे x2 चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहीं से देख लो। x2 के ऊपर 6 है तो यहाँ 6, x1 के ऊपर 4 है तो यहाँ पे 4। इसको बोलते हैं CJ। अब ZJ 6 × 33 + 4 × 14 254। 6 × 0 + 4 × 1 4 6 -14/5 -2/5 CJ ZJ। ये खुला खुला लिखना होता है क्योंकि CJ में से ZJ माइनस करना होता है। तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में इसके ऊपर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो किस में से क्या माइनस करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये हमेशा। तो यहाँ से CJ ZJ 4 - 4 0, 6 - 6 0, ये माइनस ऑलरेडी इसके अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में आएगा, प्लस में 0 - 0 माइनस ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस होगी 2/5 आ जाएगा। अब आप देखो जो हमारी CJ और CJ - ZJ की वैल्यू है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव और 0 में आ चुकी है। इसमें से आपको कोई नेगेटिव वैल्यू दिख रही है? इसमें से नहीं है ना, तो मतलब अपना क्वेश्चन ख़त्म। अब इसके बाद थोड़ा सा और रहता है, 2-3 लाइनों का और, तो ऐसे आपने चेक करना है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती ना, एक भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाती तो वो फिर एंटर कर जाता कॉलम और फिर दोबारा से फिर वही स्टेप। तो मिनिमाइजेशन के केस में आपकी CJ - ZJ की जो वैल्यू है वो सारी 0 या फिर पॉजिटिव में आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन अचीव कर लेते हो। अभी फटाफट से इस क्वेश्चन को मैं ख़त्म करती हूँ। अभी ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इसमें से जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना, ये वाला मिनिमाइजेशन z = 4x1 + 6x2, ये वाली वैल्यू उठानी है आपने। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू उठानी है। मिनिमाइजेशन z = 4x1 + 6x2। अभी ऊपर जो था, जो हमारा ये फाइनल टेबल बना है जिसमें हमारी CJ - ZJ की वैल्यू पॉजिटिव और 0 में आई है, उस वाले टेबल में आपकी जो ये वैल्यूज़ हैं, x2 की 33 आई है और x1 की 14 आई है। ठीक है, x1 की वैल्यू 14 है, x2 की है 33। अभी इन वैल्यूज़ को सिंपल बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हमारी इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। x1 कितना 14,
x2 33, 14 4 ज़ा 56 और 33 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 198। मिनिमाइजेशन z कितना आ गया 254। और अगर आपको चेक करना हो कि आपका ये सॉल्यूशन ठीक है या गलत है, मिनिमाइजेशन z कितना आया 254। यहाँ पे देखो ऊपर x2 की वैल्यू जहाँ आई है हमारी 33, x1 की 14 और ये zj 254। कर गया ना ये चीज़ मैच, है ना। 254 254 मतलब ठीक है आपका ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन समझ आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकलेंगे। मिनिमाइजेशन के मैक्सिमाइजेशन केस मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको। मिक्स कंस्ट्रेंट वाला रह गया, वो हम अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको आया होगा ये क्वेश्चन समझ में। मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, और जिसमें कंस्ट्रेंट सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के थे, राइट। अब बुक खोल के अपने पहले तो इस क्वेश्चन को एक बारी देख देख के कर लेना, राइट। देख देख के करोगे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, आपको स्टेप्स भी याद होंगे क्वेश्चन करने के साथ साथ। बाकी बुक खोल के मैक्सिमाइजेशन केस मैंने करा दिया आपको। मैक्सिमाइजेशन केस में जो साइन है वो आपको लेस देन इक्वल टू के मिलेंगे, ठीक है, ये वाले। और मिनिमाइजेशन के केस में जहाँ पे सारे के सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हैं, इस साइड मुँह खुला है जिनका। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करो। मिक्स्ड कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन करने से पहले, इसमें तो साइन सारे इस साइड थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्लैग वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर रहे थे। और मैक्सिमाइजेशन के केस में क्योंकि कंस्ट्रेंट हमारे लेस देन इक्वल्स टू के थे सारे, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्लैग वेरिएबल ऐड कर रहे थे। तो जो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है उसमें ये जो कंस्ट्रेंट है हमारे, ये मिक्स होंगे, इस साइड भी होंगे, इस साइड भी होंगे, ठीक है। तो उसमें थोड़ा होच पोच ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए मिक्स कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन करने से पहले मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन केस की प्रैक्टिस कर लेना भाई, पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हैं याद करने वाली। सो आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।